नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 से 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वो है आपका चैप्टर नंबर 38। तो ब्रिटिश शासन का प्रशासनिक ढांचा, नीतियाँ और उनका प्रभाव। इसका ये आखिरी आज पार्ट होगा, पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आखिरी पार्ट को इसको। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उद्योग और व्यापार से। इससे पहले जितना भी था आपका पार्ट पढ़ लिया, आज इसका आखिरी पार्ट होगा। तो सूती कपड़ों का उत्पादन देश के अनेक भागों में होता था। तो सूती कपड़ों का उत्पादन देश के अनेक भागों में होता था और इसके उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र कृष्णनगर, वाराणसी, लखनऊ, लखनऊ, आगरा, बुरहानपुर, सूरत, बड़ौत, अहमदाबाद और मदुरई इत्यादि थे। यहाँ लौह इस्पात, तांबा, पीतल, सोना और चांदी की वस्तुओं भी प्रसिद्ध थी। ठीक है, तो आपका जो है सूती कपड़ों का उत्पादन देश के अनेक भागों में होता था। इसके उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र थे कृष्णनगर, वाराणसी, लखनऊ। ठीक है, सूती वस्त्र के आगरा, बुरहानपुर, सूरत, बड़ौत, अहमदाबाद और मुंबई, मदुरई इत्यादि थे। यहाँ लौह इस्पात, तांबा, पीतल, सोना और चांदी भी वस्तुएं भी प्रसिद्ध थी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जहाज निर्माण के क्षेत्र में भारत बहुत प्रसिद्ध था। जहाज निर्माण के मुख्य केंद्र गोवा, सूरत, मछलीपट्टनम और सतगांव इत्यादि थे। तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में जहाज निर्माण के क्षेत्र में भारत बहुत प्रसिद्ध था। जहाज निर्माण के मुख्य केंद्र गोवा, सूरत, मछलीपट्टनम, सतगांव इत्यादि थे। गुजरात के शिल्पकार, तो गुजरात के शिल्पकार श्रेणियों में संगठित थे। ये श्रेणियाँ उत्पादित वस्तुओं के स्तर पर नजर रखती थी तथा अपने सदस्यों के कल्याण का ध्यान रखती थी। ग्राहकों के आग्रह पर और उनके द्वारा प्रदान की गई सामग्री के अनुसार शिल्पकार वस्तुओं का निर्माण करते थे। तो गुजरात के शिल्पकार जो है, तो गुजरात के शिल्पकार श्रेणियों में संगठित थे। ये श्रेणियाँ उत्पादित वस्तुओं के स्तर पर नजर रखती थी तथा अपने सदस्यों के कल्याण का ध्यान रखती थी और ग्राहकों के आग्रह पर और उनके द्वारा प्रदान की गई सामग्री के अनुसार शिल्पकारों वस्तु का निर्माण करते थे। नेक्स्ट आपका भारतीय उद्योगों का पतन। तो भारतीय उद्योगों का पतन कैसे हुआ। तो ब्रिटिश प्रदेशों में राजवाड़ों के धीरे धीरे समाप्त हो जाने के कारण भारतीय उद्योगों के महत्वपूर्ण वस्तुओं की मांग घटती गई। तो ब्रिटिश प्रदेशों में राजवाड़ों के धीरे धीरे समाप्त हो जाने के कारण भारतीय उद्योगों की महत्वपूर्ण वस्तुओं की मांग घटती गई। ठीक है, राजा और सामंत कुल कारीगरों को नियमित वेतन देते थे, जबकि अंग्रेजों ने भारतीय शिल्पकारों को इस प्रकार का आश्रय प्रदान नहीं किया। तो राजा और सामंत कुल कारीगरों को नियमित वेतन देते थे, जबकि जो है अंग्रेजों ने भारतीय शिल्पकारों को इस प्रकार का आश्रय प्रदान नहीं किया। भारत का भाग्य अब इंग्लैंड के व्यापारियों और उद्योगपतियों के हाथों में था। यद्यपि भारत की अधिकांश कृषि उपज देश में ही उपभोग होती थी, परंतु दूसरे देशों में भी भारतीय वस्तुओं की मांग थी। भारत से निर्यातित होने वाली वस्तुएं वे अच्छे सूती व रेशमी कपड़े, मसाले, नील, चीनी, औषधियाँ, कीमती पत्थर और विभिन्न प्रकार की शिल्प वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान था, जिसके बदले में भारत को सोना और चांदी प्राप्त होता था। 17वीं सदी के अंत तक भारत के सूती कपड़ों की इंग्लैंड में इतनी अधिक मांग बढ़ गई कि वहाँ का कपड़ा उद्योग नष्ट हो गया। तो 17वीं सदी के अंत तक भारत के सूती कपड़ों की इंग्लैंड में इतनी अधिक मांग बढ़ गई कि वहाँ का कपड़ा उद्योग नष्ट हो गया था। ठीक है, वही मान्यता इंग्लैंड में पहले 1700 ईस्वी में और पुनः 1720 ईस्वी में कानून बनाकर भारतीय कपड़ों की कई किस्मों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इन प्रतिबंधों का भारत के कपड़ा उद्योग पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा। फिर भी सूती व रेशमी वस्त्रों और कुछ अन्य वस्तुओं का निर्यात व्यापार चलता रहा। तो परिमान्यता इंग्लैंड में पहले 1700 ईस्वी में और पुनः 1720 में कानून बनाकर भारतीय कपड़ों की कई किस्मों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इन प्रतिबंधों का भारत के कपड़ों उद्योग पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा। फिर भी सूती व रेशमी वस्त्रों और कुछ अन्य वस्तुओं का निर्यात व्यापार चलता रहा। इस दौरान इंग्लैंड में कपड़ा उद्योग का विकास तीव्र गति से हो रहा था। इस उद्योग ने भारतीय कपड़ों के हिस्सों से प्रतिस्पर्धा करने की पूरी कोशिश की। इस दौरान जो है इंग्लैंड में कपड़ा उद्योग का विकास तीव्र गति से हो रहा था और इस उद्योग ने भारतीय कपड़ों की किस्मों से प्रतिस्पर्धा करने की पूरी कोशिश की। ठीक है, इस दौरान समझ गए। लखनऊ में बनने वाले चीट को इंग्लैंड की महिलाएं बहुत पसंद करती थी। तो लखनऊ में बनने वाले चीट को जो इंग्लैंड की महिलाएं बहुत पसंद करती थी। 1754 ईस्वी तक अंग्रेज यह दावा करने लगे कि वे भारतीय दस्तकारों से बेहतर छपाई कर सकते हैं। औद्योगिक क्रांति और नई मशीनों ने इंग्लैंड के कपड़ा उद्योग की मदद की। इससे भारतीय कपड़ों की निर्यात की स्थिति बिगड़ गई। ब्रिटिश व्यापारियों और उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए भारत और इंग्लैंड में कुछ कदम उठाया गया। इससे भारतीय उद्योग का क्षति पहुंचा। तो ब्रिटिश व्यापारियों और उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए ब्रिटिश और भारत और इंग्लैंड में कुछ कदम उठाए। इससे भारतीय उद्योगों का क्षति पहुंची थी। ठीक है, इससे घाटा हुआ था भारतीय
इंडस्ट्री का कंपनी का मुनाफा बढ़ाने के लिए उसके एजेंटों ने कपड़ा और अन्य वस्तुओं के भारतीय उत्पादों को विवश किया कि वे उससे उनसे बाजार भाव से 20 से 40% तक कम कीमत लें। तो कंपनी का मुनाफा बढ़ाने के लिए उसके एजेंटों ने कपड़ा और अन्य वस्तुओं के भारतीय उत्पादकों को विवश किया कि वे उनसे बाजार भाव से 20 से 40% तक कम कीमत लें। उस समय ढाका जो है मलबल के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र था। ढाका का उत्पादकों की कीमतें घटाने का विरोध किया और ऊंची कीमतों की मांग करने पर उनके विरुद्ध बल प्रयोग किया था। ठीक है, तो कंपनी का मुनाफा बढ़ाने के लिए उसके एजेंटों ने कपड़ा और अन्य वस्तुओं के भारतीय उत्पादकों को विवश किया। वे उनसे बाजार भाव से 20 से 40% तक कम कीमत ले। उस समय जो है आपका ढाका मलमल के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र था। ढाका के उत्पादकों ने कीमतें घटाने का विरोध किया और ऊंची कीमतों को मांग करने पर उनके विरुद्ध बल प्रयोग किया था। कंपनी के अधिकारी कपास की कीमत को नियंत्रित करने लगे। तो कंपनी के अधिकारी कपास की कीमत को नियंत्रित करने लगे, तो कपड़ा उत्पादकों की कठिनाइयां और भी अधिक बढ़ गई। ठीक है, बंगाल में अच्छे किस्म का कपास दक्कन से आता था। कंपनी के अधिकारी दक्कन से थोक में जो है कपास खरीदते थे तथा उसे ऊंची कीमतों पर बंगाल के बुनकरों को बेचते थे। इन सब कारणों से बुनकर समुदाय आर्थिक रूप से निःशक्त हो गया और सूती कपड़ा उद्योग चौपट हो गया। मशीन से बनी सूती कपड़ों के आने से भारतीय कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा धक्का लगा। इंग्लैंड से भारत आने वाली वस्तुओं में चुंगी नहीं होने लगती थी। तो इंग्लैंड से भारत आने वाली वस्तुओं पर चुंगी नहीं लगती थी और दूसरी ओर भारत से इंग्लैंड पहुंचने वाली वस्तुओं पर वहाँ ऊंची चुंगी लगाई जाती थी। तो इंग्लैंड से भारत आने वाली वस्तुओं पर चुंगी नहीं लगती थी और दूसरी ओर भारत से इंग्लैंड पहुंचने वाली वस्तुओं पर वहाँ अच्छी ऊंची चुंगी लगाई जाती थी। परिवहन और संचार के साधनों में हुए सुधारों से भारत को ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार और ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत बनाने में आसानी हुई। तो परिवहन और संचार के साधनों में हुए सुधारों से भारत को ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार और ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत बनाने में आसानी हुई। भारत के विभिन्न भागों को बंदरगाह से जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण किया गया। नदी परिवहन का भी विकास किया गया, लेकिन परिवहन के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण सुधार भारत में रेलवे की शुरुआत हुई। तो भारत के विभिन्न भागों को बंदरगाह से जोड़ने वाली सड़कों का पुनर्निर्माण किया गया और नदी परिवहन का भी विकास किया गया, लेकिन परिवहन के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण सुधार भारत में रेलवे की शुरुआत थी। ठीक है, डलहौजी के शासनकाल में भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई और थाने के बीच प्रारंभ की गई। इसके अतिरिक्त डाक व्यवस्था में सुधार था। 1853 ईस्वी में टेलीग्राफ की शुरुआत की गई। तो डलहौजी के शासनकाल में भारत में पहली बार रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई व थाने के बीच प्रारंभ की गई और इसके अतिरिक्त डाक व्यवस्था में सुधार तथा 1853 ईस्वी में टेलीग्राफ की शुरुआत हुई। ठीक है, सामाजिक कानून कैसा था? तो लंबे समय तक ब्रिटिश शासकों ने सामाजिक कुरीतियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनका मुख्य उद्देश्य था भारत का आर्थिक शोषण करना, न कि सामाजिक बुराइयों को दूर करना। तो लंबे समय तक ब्रिटिश शासकों ने सामाजिक कुरीतियों पर कोई ध्यान नहीं दिया और उनका मुख्य उद्देश्य था भारत का आर्थिक शोषण करना, न कि सामाजिक बुराइयों को दूर करना। इस काल में भारत आए कुछ ब्रिटिश प्रशासक मानवतावादी और सुधारवादी विचारों से प्रभावित थे। उन्हीं के प्रयासों से 19वीं सदी के पहले भाग में भारत में कुछ मानवतावादी कदम उठाए गए और उसमें कुछ भारतीयों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस काल में भारत आए कुछ ब्रिटिश प्रशासक मानवतावादी और सुधारवादी विचारों से प्रभावित थे। उन्हीं के प्रयासों से 19वीं सदी के पहले भाग में भारत में कुछ मानवतावादी कदम उठाए गए और इसमें कुछ भारतीयों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस समय देश के कुछ भागों के कुछ समुदाय में शिशु कन्या वध की प्रथा प्रचलित थी। कन्या के जन्म लेते ही उसे मार डाला जाता था। उस समय की सामाजिक प्रथाओं के अनुसार कन्याओं का विवाह अपनी जाति में करना पड़ता था। कन्या के विवाह में पिता को बहुत ज़्यादा धन खर्च करना पड़ता था। कन्या का अविवाहित रहना परिवार के लिए कलंक की बात समझी जाती थी। ऐसा न हो इसलिए कई कन्याओं का बचपन में वध कर दिया जाता था। कभी कभी धार्मिक मान्यताओं को पूरा करने के लिए नवजात पुत्र और पुत्री दोनों को पवित्र नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता था। इस क्रूर प्रथा को बंद करने के लिए सरकार ने कानून बनाए और भारतीय समाज में स्त्रियों की दशा बड़ी दयनीय थी। बहुत छोटी उम्र में उनका विवाह कर दिया जाता था। समाज के कुछ वर्गों में विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं होता था, जिस कारण उन्हें कष्ट भरा जीवन व्यतीत करना पड़ता था। हिंदुओं के कुछ तथाकथित उच्च जातियों में प्रचलित कुप्रथा थी, जिसके अनुसार मृत व्यक्ति की पत्नी को पति के साथ चिता में जलकर प्राण आहुति देनी पड़ती थी। इस कुप्रथा को सती दाह या सती प्रथा कहते थे।
1829 ईस्वी में बने एक कानून के माध्यम से इस क्रूर प्रथा पर रोक लगा दी गई और यह कानून गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के समय लागू हुआ। राजा राम मोहन राय द्वारा प्रारंभ किए गए दीर्घकालिक आंदोलन से इस प्रथा को बंद करने में सहायता मिली। समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से सरकार ने 7 दिसंबर 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून लागू किया था। भारत में गुलामों का व्यापार भी सतत रूप से प्रचलित था और हालांकि यह बड़े पैमाने पर नहीं होता था। गरीबी के कारण लोग अपने बच्चों को बेचने के लिए विवश होते थे। गुलामों या दासों से अधिकांश घरेलू काम कराए जाते थे। कभी कभी उन्हें अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में भेजा जाता था। 1843 ईस्वी में एक कानून बनाकर दास प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई और सरकार का मुख्य प्रयास ब्रिटिश हितों की रक्षा और अभिवृद्धि करना था। दूरगामी सामाजिक सुधारों में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। इस दिशा में स्वयं भारतीयों ने प्रयास किए। भारतीयों ने धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू किए जो बाद में देश की आज़ादी के लिए चलाए जाने वाले राष्ट्रवादी आंदोलन का आधार बने थे। इस पर हमने देखा आज का वीडियो। तो आज की बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।